% आरक्षण ओबीसी समाज को ही क्यों दिया गया और किसी भी समाज को क्यों नहीं दिया गया? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनको क्यों नहीं दिया गया, ओबीसी को ही क्यों दिया गया? तो आज का ये टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये लाजमी है कि हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में क्या है? वर्ण व्यवस्था। सबको पता है जैसे कि हमारे देश के अंदर करीब 5000 सालों से ब्राह्मणवाद का बोलबाला रहा है और उनके यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी मनुवादी व्यवस्था यहाँ पे हावी रही है। और उस मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक उन लोगों ने यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कायम किया और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों को उन्होंने नाम दिया कि वर्ण व्यवस्था में 4 तरह के लोग हैं। जातियों को उन्होंने एक तरह से उन्होंने बताया है कि 4 तरह के लोग हैं। पहला वर्ण जो वर्ण व्यवस्था में वर्ग है वो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। वर्ण व्यवस्था में उन्होंने ये व्यवस्था किया कि ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ इनका काम नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना काम है। और पढ़ने का काम सिर्फ और सिर्फ इनका ही है, पढ़ने पढ़ाने का। दूसरा जो क्षत्रिय का है, क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था में दूसरा जो वर्ग है क्षत्रिय, उनका काम उन्होंने दे दिया कि वो सिर्फ रक्षा का काम करेंगे, ना तो पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाएंगे, उनको रक्षा का काम करना। तीसरा वर्ण व्यवस्था में तीसरा वर्ण है वैश्य, और वैश्य का काम ये देगा कि वो बिजनेस संभालेंगे, कारोबार संभालेंगे, वो भी ना तो पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। और चौथा वर्ण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ण है, आज हम जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं वो सभी वो चौथा वर्ण से ही हम संबंध रखते हैं। ये वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जैसे पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य, चौथा हो गया शूद्र। तो आज हम यहाँ जो इकट्ठे लोग हैं तो हम ये चौथा जो वर्ण है वर्ण व्यवस्था के मुताबिक इस वर्ण में आते हैं। मुझे इस टॉपिक पे इसलिए आना पड़ा पीछे कि इसको बताने के लिए, ये 27% बताने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ेगा शूद्र के पास। इसमें क्या है कि शूद्र जो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक चौथा जो वर्ण है, उस वर्ण में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मुताबिक, मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक बहुत सारे, एक तरह से कह लीजिए कि एक अनगिनत जातियां इसमें हैं, अनगिनत जातियां हैं। फिर भी इसकी बुनियाद में अगर हम जाते हैं तो जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ, और मैं कहूँ कि आज़ादी से पहले जो संविधान लिखने की बात आई, तो उस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास है, आज ओबीसी कहा जाता है, वो बैकवर्ड क्लास के लिए एक स्पेशल एक आर्टिकल का व्यवस्था उन्होंने किया। जो आर्टिकल है आर्टिकल 340, ये आर्टिकल 340 है। इस आर्टिकल 340 में जो व्यवस्था किया गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस मीन्स ये 3 को छोड़ करके, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये 3 को छोड़ करके जो चौथा वर्ण है शूद्र है, उनके लिए इसी के अंतर्गत जो बैकवर्ड क्लास आते हैं उनके लिए 340 आर्टिकल की व्यवस्था किया गया है। आप सबको ये भी पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए भी व्यवस्था किया, और आर्टिकल 341,
अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किया वो आर्टिकल 342 341 ए हो गया ओबीसी के लिए, ये हो गया एससी के लिए, और ये हो गया 342 एसटी के लिए। ये आर्टिकल है। अब इसमें 340 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जैसे लोग कहते हैं, समाज में भी लोग कहते हैं, और खासकर ओबीसी समाज के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अरे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, बाबा साहब हमारे लिए उन्होंने क्या किया, हमारे लिए क्या व्यवस्था दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, और हमारी ये जिम्मेवारी है, हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम सभी को उनके बीच जा कर के ये बताना चाहिए कि बाबा साहब ने एससी और एसटी से पहले ओबीसी के बारे में सोचा, एससी के बारे में और एसटी के बारे में तो बाद में सोचा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहले एससी के लिए क्लॉज लिखते, उसके बाद एसटी के लिए लिखते, तब ओबीसी के लिए लिखते। लेकिन उन्होंने पहले एससी एसटी से पहले ओबीसी के लिए उन्होंने क्लॉज इसमें इंक्लूड किया। तो इस तरह से बाबा साहब ने व्यवस्था किया आर्टिकल 340। वैसे कहानी तो 340 आर्टिकल लिखने का भी बहुत लंबी कहानी है। आर्टिकल जब सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो भी वो ड्राफ्ट तैयार करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और एक एक आर्टिकल जब वो लिखते थे तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उसमें से 3 प्रमुख जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, जो कुछ भी बाबा साहब आर्टिकल लिखते थे ये 3 लोगों को जरूर दिखाना होता था, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और पटेल को। और जब ये तीनों ओके करते थे उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जाता था, और उसके बाद उस पर फिर चर्चा होती थी। पहले उनको कन्विंस होना होता था। अगर जिस दिन वो कन्विंस नहीं होते थे जिस आर्टिकल पे, आप ये मान के चलिए कि आर्टिकल वहाँ पे पास नहीं होता था, क्योंकि यही डोमिनेंट थे वहाँ पे। तो इस तरह से 340 आर्टिकल बाबा साहब ने वहाँ पे व्यवस्था किया। एक और कहानी है, ये ओबीसी समाज को हमें बताना चाहिए, ओबीसी समाज को ये जानना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। वो कहानी क्या है, आप सबको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो रहा था उस समय हमारे एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए किसी के लिए भी कोई सीटें रिजर्व नहीं थी, किसी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं थी उसमें। जो कांग्रेस की तरफ से उस समय लीडिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने किसी तरह से व्यवस्था नहीं किया था। लेकिन उसमें ओबीसी समाज से 3 व्यक्ति चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन वो पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, वो इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। उसमें से 2 थे महाराष्ट्र से, उसमें 2 महाराष्ट्र थे और 1 थे पंजाब से। 2 महाराष्ट्र से, 2 महाराष्ट्र से और 1 पंजाब से। जो 2 महाराष्ट्र थे उसमें से एक व्यक्ति का नाम था पंजाब राव देशमुख, जो एक नागपुर में बहुत बड़ा बहुत सोसाइटी भी बनी हुई है, बहुत तरह के वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी हैं, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। उसमें मैं भी मीटिंग अटेंड किया हूँ। पंजाब राव देशमुख, तो उस पंजाब राव देशमुख थे, तो पंजाब राव देशमुख का सबके नज़रों में एक बहुत ही तेजस्वी ओबीसी के नेता थे। उस समय उन्होंने और लोगों से, ओबीसी नेताओं से बात किया, पंजाब के जो मेंबर थे उन्होंने बात किया, और इस तरह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं,
आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, क्या हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं? तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं बाबा साहब के पास और उनको कहते हैं कि बाबा साहब, आप हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करिए संविधान में। और इस तरह से पंजाब राव देशमुख को उन लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने बोला कि आप जाइए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास। जब बाबा साहब वहाँ, पंजाब राव देशमुख जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास वहाँ पे गए तो ये मकसद से गए थे, लेकिन उसी समय क्या कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 340 आर्टिकल को लिख करके कंप्लीट करके रखे हुए थे। जब वो पंजाब राव देशमुख आए, बाबा साहब उठ के कहीं बाथरूम या कहीं इधर उधर थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गए। उसी दरमियान पंजाब राव देशमुख वहाँ पे जब बैठे हुए थे, वो आर्टिकल का पेज पड़ा हुआ था। जब उन्होंने देखा और वहीं पे पंजाब राव देशमुख की आंखों से आंसू आ गया। वो रोने लगे कि हम ये तो सोचते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ SC ST के लिए सोचते हैं। आज हम तो बाबा साहब से ये हक के लिए हम आए थे कि बाबा साहब को कहने आए थे कि बाबा साहब, आप OBC के लिए भी कुछ व्यवस्था करिए संविधान में। लेकिन बाबा साहब तो मेरे से कहने से पहले ही ये ऑलरेडी लिख के रखे हुए व्यवस्था किए हुए हैं। तो इस तरह से उनके आंखों से बहुत आंसू आया और फिर बाबा साहब ने भी उनको बताया और वहाँ एहसास भी कराया कि जो ये शूद्र जो वर्ण है, शूद्र वर्ण में, शूद्र में जो OBC है, SC है और ST है। शूद्र में दो, एक जो OBC है उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था सछूत। सछूत कहा जाता था। और ये जो SC ST ये दो हैं, इनको क्या कहा जाता था? अछूत। ये शूद्रों में दोनों थे। सछूत कहने का मतलब इनको हम छू सकते हैं। कहने का मतलब जो ये तीनों वर्ण व्यवस्था के मुताबिक तीनों लोग थे, इनको टच तो कर सकते थे लेकिन और कुछ काम नहीं। लेकिन ये तीनों लोग, ये जो SC ST थे, जिनको दलित कहा जाता है, इनको ये छू भी नहीं सकते थे। इनकी परछाई से परहेज था। तो ये बाबा साहब उसी दिन एहसास करवाए पंजाब राव देशमुख को भी, और भी जो भी OBC के 2-4 लीडर वहाँ पे गए हुए थे, कि ये शूद्र जो है ना, ये शूद्र है, ये सब हम एक हैं। हम सब जो एक हैं, जो SC है, ST है। ये उस समय हालांकि SC और ST, उस समय SC और ST ये नाम नहीं था। आप सबको पता है कि SC ST ये संविधान जब लागू हुआ, संविधान लागू होने पे SC और ST ये आया। और शेड्यूल का आपको पता है कि शेड्यूल जब बना, 31 में शेड्यूल जब बना, उस समय ये SC और ST आया। तो ये तो उसके एक्चुअल में वो प्रैक्टिस में नहीं था और संविधान लागू होने के बाद ये आया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको एहसास कराया कि ये सभी जो है हम एक हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने व्यवस्था किया कि 340 आर्टिकल के माध्यम से OBC के लिए हम किसी भी तरह का डेवलपमेंट या जो भी उनको बेनिफिट देने की बात है हम कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद बाबा साहब, जैसे कि बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे कि देश की असली जो ताकत है, असली ताकत है ये शूद्रों में है। असली ताकत जो ये चौथा जो वर्ण है ये शूद्रों में है। और ब्राह्मणों व्यवस्था के कारण, मनवादी व्यवस्था के कारण ये बटा हुआ है। ये समाज जो है, शूद्र समाज बटा हुआ है और इस पे काम करने की जरूरत है। तो जो आर्टिकल 340 जो है, इसमें व्यवस्था है, इसी के अंतर्गत व्यवस्था है कि एक कमीशन का व्यवस्था करना है। OBC के लिए कमीशन का व्यवस्था करना है। तो कमीशन पहले एस्टेब्लिश होगा और फॉर्म होगा, और कमीशन ही जो है कि सारी रिपोर्ट इकट्ठे करेगी और उसके आधार पे क्या करना है आगे उनके भलाई के लिए वो काम होगा। तो बाबा साहब बहुत ही पार्टिकुलर थे कि आर्टिकल 340 पे काम हो।
आर्टिकल 340 पे काम हो, बाबा साहब ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रहा था। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब उस समय फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। आज़ादी के बाद बाबा साहब जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, तो उनका एक जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, उसी तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको लागू कराना, कमीशन बन जाए और उसके बाद सारी व्यवस्था उनके फेवर में लागू हो, क्योंकि असली ताकत जो है ये चौथा वर्ण में है, और चौथा वर्ण ये ओबीसी, एससी, एसटी ये तीनों मिलाकर होता है। और जिस दिन ये इकट्ठे अगर हो गए, उस दिन देश में जो व्यवस्था परिवर्तन या मिशन मोमेंट की बात हम जो करते हैं कि हमारा जो मिशन है कि सत्ता को अपने हाथ में लेना, सत्ता पे काबिज होना, और कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय का भारत बनाना, सत्ता पे भी काबिज होना और बौद्धमय करना, यही मिशन का ये दो मेन पॉइंट है। तो जब हम इनको हम आगे बढ़ाएंगे तब ये चीज़ हो सकता है। तो जब बाबा साहब ने पूरी कोशिश किया और अंदर ही अंदर बहुत ही रसाकसी चलता था, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, खासकर राजेंद्र प्रसाद तो इस तरह की अड़चने पैदा नहीं करते थे, लेकिन ये नेहरू और पटेल ये ज़्यादा पैदा करते थे। और एक और भी इसमें कहानी है कि जब आर्टिकल 340 जब लिखा गया, तो उस समय विरोध करने वालों में से एक ओबीसी समाज का ही लीडर, जिसको अब लोग बहुत ही गर्व से सरदार पटेल लोग कहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल ने बाबा साहब के लिए भी कितने रोड़े अटकाए। जब ये व्यवस्था बैकवर्ड क्लास की व्यवस्था बाबा साहब ने इसमें किया, तो सरदार पटेल ने ही पूछा कि ये बैकवर्ड क्लास होता क्या है। उनको समझाया गया कि इससे इनका इस तरह से फायदा होगा, इस तरह से ये तोड़े हुए हैं, और समझाने के बाद वो फिर कन्विंस हुए। उसके बाद बाबा साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये जल्दी से जल्दी कमीशन बने, लेकिन ये कमीशन नहीं बन पाया। बाबा साहब ने बहुत कोशिश किया और इस तरह से बाबा साहब बहुत परेशान हो गए कि ये इतना इम्पोर्टेंट जो एक तरह से एक मिशन लेकर चल रहे थे कि 340 आर्टिकल के मुताबिक काम होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। और मजबूर होकर बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन किया। तो ये हम सभी को जानना चाहिए और लोगों को बाहर जाके बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर से 27 सितंबर 1951 को 27 सितंबर 27 वो तो हिंदू कोड बिल बन दिया था मेरे भाई। सर ओबीसी ये भी है सर। चलो ठीक है। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, उसमें एक जो मेन रीजन था हिंदू कोड बिल, और दूसरा था 27% जो कमीशन जो है, कमीशन नहीं बना, कमीशन उस समय नहीं बना। तो बाबा साहब ने रिजाइन किया। बाबा साहब ने जब रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद बाबा साहब फिर बाहर आए और इसकी चर्चा हुई तो ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब से जुड़ने लगे। ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब से जुड़ने लगे। बाबा साहब के साथ जुड़ने लगे तो ये जो ट्रायंगल था जो राजेंद्र प्रसाद आप कह लें या राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल, इनको ऐसा लगने लगा कि तो बाबा साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये देश के अंदर एक बहुत बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा। और इस तरह से जैसा साहब कहते रहते हैं कि इस बीच बाबा साहब ने बहुत सारे मीटिंगें भी किया, ओबीसी समाज के बीच में मीटिंग किए। तो उनको जो ये ट्रायंगल जो लीडर थे, उनको ऐसा एहसास हुआ कि दिन प्रतिदिन डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत एज ए लॉ मिनिस्टर जितनी थी, ये तो लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा देने के बाद इनकी ताकत और बढ़ रही है समाज में।
तो उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने 29 जनवरी जो गवर्नमेंट है यानी पटेल और ये नेहरू 29 जनवरी 1953 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाले और ऑर्डर निकालने के बाद वो जो ओबीसी का जो कमीशन है, फर्स्ट ओबीसी कमीशन काका कालेलकर कमीशन, तो काका कालेलकर को इस ऑर्डर के मुताबिक चेयरमैन बनाया, तो फर्स्ट ओबीसी का कमीशन बना। लेकिन आप देखिए ऑर्डर तो निकला, अभी बना नहीं है। ये ऑर्डर निकला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस डेट को निकला था, और उसके बाद ही ऑर्डर निकलने के बाद ये कहा गया कि अभी कमीशन का गठन होगा। लेकिन कमीशन जाके कब गठन हो रहा है? कमीशन जाके गठन हो रहा है 1955 में। 1955 में कमीशन का गठन कालेलकर कमीशन। इसका मतलब है कि सभी जो लीडर थे मनोवादी मानसिकता से ग्रसित थे, वो चाहते ही नहीं थे कि ये कमीशन बने, क्योंकि कमीशन बनेगा ओबीसी के लोग इकट्ठे होंगे, उनको फायदा मिलेगा। ओबीसी के लोग जब इकट्ठे होंगे, एससी एसटी इकट्ठे होंगे, इस तरह से उनका सत्ता पर खतरा बढ़ा रहा था कि सत्ता जो है उनके खतरे में था। तो इन्होंने कमीशन अब बन गया 55 में, लेकिन अब ये लागू नहीं हुआ। ओबीसी के लिए कोई बेनिफिट कुछ भी मतलब लागू नहीं हुआ, सिर्फ कमीशन बनकर रह गया। फिर सरकार आते रही जाते रही, सरकारें आते जाते रहे, इस तरह से अब आ जाते हैं जब 77 में 1977 में जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, जनता की सरकार आई, उस समय सभी पार्टी जैसे कांग्रेस से बहुत ही चिड़े हुए थे। और इसके बाद जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी, उसमें जो ओबीसी नेता थे उन लोगों ने ये बात किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तब सपोर्ट करेंगे कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप ये कमीशन को लागू करेंगे 1977 में। फिर उन लोगों ने बात मान लिया था, जयप्रकाश नारायण वो लीड कर रहा था उस समय, वो सब बात मान लिया। अब ये बात अलग हुई कि जब वहाँ सरकार बनी, उसके बाद जब ये लोग ओबीसी के नेता लोग गए, ओबीसी के नेता जब गए मिलने, मोरारजी देसाई 1979 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर उस समय हो गए थे, और जब उन्होंने पूछा कि आपने वादा किया था कि हम कमीशन काका कालेलकर कमीशन को लागू करेंगे, तो आप लागू करिए। वो बहुत चलाक, वो भी पंडित ही था। आप देखिए, ये कमीशन बना है ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, लेकिन चेयरमैन बनाया किसको? काका कालेलकर को। काका कालेलकर कौन था? ब्राह्मण था। अब देखिए 90 जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना, वो कौन था? वो भी गुजराती ब्राह्मण था। वो बहुत चालाक होते हैं, और फिर उसने इनको धोखा देने के लिए वो क्या कह रहा है कि देखो ये तो बहुत पुराना हो गया है, काका कालेलकर कमीशन तो बहुत 1953 में के मुताबिक बना है, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेसी आएगी, अब वो लागू नहीं हो सकता, हमें दूसरा बनाना पड़ेगा कमीशन। और इस तरह से उसने यानी जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1979 को उन्होंने एक कमीशन बनाया, जो कि जिसको दूसरा ओबीसी कमीशन कहा जाता है, जिसका नाम मंडल कमीशन है। मंडल कौन थे? मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनका पूरा नाम है। वो बिहार से बिलोंग करते थे, और वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उनकी अध्यक्षता में ये मंडल कमीशन बना, बीपी मंडल के नाम से, और इसको मंडल के नाम से जाना जाता है। अभी जब 1 जनवरी 1979 को ये तो बन गया कमीशन, लेकिन आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि मंडल कमीशन लागू कब हुआ? मंडल कमीशन लागू हुआ 98 में। नो
मंडल कमीशन लागू कब हुआ? 99 16 नवंबर 89 1992 को, 16 नवंबर 1992 को ये लागू हुआ। आप देखिए कि मंडल कमीशन का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1979 को। कितने साल लगे? 80, 90, 13 साल लगे। कहने का मतलब कि ये जनता पार्टी की सरकार भी बनी, उसमें ओबीसी के बहुत सारे संगठन दल के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 13 साल